अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम कई विषयों पर बात करेंगे। खासकर बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल के नेता के रूप में जिनका निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति से भेंट हुई, एनडीए के वो मुखिया चुने गए। कुल मिलाकर सत्ता के और करीब पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की दिशा में वो आगे बढ़ चुके हैं। बहुत जल्द अब वो प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। कई अड़चनों को पार करते हुए आखिर वो प्रधानमंत्री बनने के कगार पर हैं। इस बीच जितनी भी उन्होंने जितना हो सकता था, जितनी मेहनत हो सकती थी, जितनी राजनीतिक जोड़ हो सकती थी, सभी वो कर चुके। खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य से भी उन्हें भरपूर समर्थन मिला। ऐसे में अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में स्थितियां क्या रहीं, इस विषय पर हम महाराष्ट्र के योगदान की बात करें, महाराष्ट्र के नेताओं पर क्या गुजरी सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, ऐसे कई विषयों पर हम बात करेंगे। इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदित्य दुबे जी, एब्सोल्यूट इंडिया के सिटी चीफ हैं। हमारे साथ आदित्य दुबे जी हैं। आदित्य दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगिली जी हमारे साथ हैं, जिनकी राज्य सरकार के मंत्रियों पर विशेष नजर होती है, राज्य सरकार की अव्यवस्थाओं पर खासकर वो नजर रखते हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अब संसदीय दल के नेता तो चुन लिए गए हैं। बात इसी से शुरू करते हैं। आदित्य जी, एक पूरी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद बड़े ही अवरोध आए उनके रास्ते में। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जब उन्हें बनाया गया, उनकी पार्टी ने बनाया, तब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी उनके अपने भीतर के दलों से, उनके अपने वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, और आखिर वो उस मकाम तक पहुंच ही गए, संसदीय दल के नेता भी बन गए। नहीं, अभी तो मोदी जी और मजबूत हो गए हैं, क्योंकि पहले जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके साथ 4 दल गठबंधन में थे। अब वो संख्या 29 तक पहुंच गई है। मोदी जो है चुनाव के बाद उनकी रणनीति और ज़्यादा लोगों को जोड़ने की तरफ बढ़ रही है, जिससे लगता है कि अब धीरे धीरे जो नाराज़गी के सुर थे वो लगभग एनडीए में ख़त्म होने की कगार पे नज़र आ रहे हैं। जिस हिसाब से मोदी चल रहे हैं, जिस हिसाब से वो आज संसद में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ था। तो इससे लगता है कि वो जनता को भी उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिए हैं, जिससे लगता है कि कुछ अलग काम होगा जो ये सरकार नहीं कर पाई थी, उसको आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। ऐसा पिछली सरकारों से जो गलतियां हुई या पिछली सरकार जो काम नहीं कर पाई, शायद उस काम को वो आगे बढ़ाएं और कुछ अलग तरीके से पेश करने का, अपने आप को भी उन्होंने एक अलग रूप में पेश करने की कोशिश की है। अनिल जी, कितनी संभावनाएं दिखाई देती हैं आपको ये बदले हुए नरेंद्र मोदी से? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला है और उसके बाद जो एनडीए के घटक है वो भी उनके साथ पहले से ही अभी तो अधिक ताकत से खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने वादे किए हैं, क्योंकि जिस तरह से 282 सीट बीजेपी ने अपने अकेले दम पर लाई, उसके अलावा जो एनडीए के अलग अलग घटक है, जैसे अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो, उनकी ताकत तो है ही है। और अब तो उन्होंने सबसे आगे अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने चुन के आने के बाद जयललिता, जो तमिलनाडु की सर्वे सर्वा है, उन्हें भी फ़ोन कर उनकी भी सहानुभूति लेने का प्रयास किया है। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी जैसा दल और एनडीए जो स्पष्ट बहुमत में होते हुए भी अन्य पार्टी और अन्य पार्टी के नेताओं को वरीयता दे रहा है। तो निश्चित तौर पर वो एक सकारात्मक राजनीति की ओर प्रयास कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने वादा किया है एनडीए ने कि अच्छे दिन आएंगे, तो आने वाले 5 साल में पूरे देश में अच्छे दिन आने चाहिए। हमारी शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, तो शायद लोगों की भी उम्मीदें जगी हैं कि अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे और अच्छे दिनों की शुरुआत के रूप में ले रहे हैं नरेंद्र मोदी के संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद। बात नरेंद्र मोदी के वहां तक पहुंचने में महाराष्ट्र की रोल की हो आदित्य जी, और महाराष्ट्र ने भी इस बार भर भर कर
उन्हें वोट दिए और महाराष्ट्र का भी बड़ा योगदान रहा। क्या महाराष्ट्र के लिए एक शुभ संकेत है आने वाले चुनावों को लेकर? महाराष्ट्र के लिए शुभ संकेत तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए शुभ संकेत इसलिए नहीं है क्योंकि अब अगला टारगेट जो मोदी का होगा वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होगा। जिस रणनीति से उन्होंने केंद्र में सत्ता हासिल की है, हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन कांग्रेस भी काफ़ी लेवल पर इस मोदी लहर को विधानसभा तक न जारी रहे इसके लिए काफ़ी हद तक मंथन कर रही है, प्रयास कर रही है। अब उस प्रयास में कितना सफल होगी ये तो विधानसभा चुनाव जब आएंगे, उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। प्रयास अपने तरीके पर कांग्रेस और एनसीपी कर रही है किसी तरह से कैसे इस मोदी की लोकप्रियता को रोका जाए, और आगामी दिनों में जैसा बताया जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगस्त तक अगर आचार संहिता लग गई तो आने वाले दिन इनके लिए तकलीफ भरे हो सकते हैं। हम मई के एंड में हैं, जून और जुलाई इनके पास 2 से ढाई महीने बचते हैं, और इन 2-2.5 महीनों में क्या आपको लगता है अनिल जी कि कुछ परिवर्तन ला पाएंगे? जो नाराजगी सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति भी जो नाराजगी है, मिस्टर क्लीन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस और स्वघोषित उन्हें मिस्टर क्लीन की उपाधि देकर रखी हुई है, क्या उनके नेतृत्व में जब जाएंगे तो कुछ बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से जो चुनाव हुए हैं तो मोदी वर्सेस कांग्रेस में कोई नेतृत्व ही नहीं था। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात करेंगे, वो भी कैसे कैसे अपनी सीट बचा पाए, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में इसका बुरा असर गिरने वाला है। और इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि ये जो सरकार है कांग्रेस एनसीपी की, वो पिछले 14 से 15 वर्षों से इस महाराष्ट्र में सत्ता में है, मगर उन्हें जो काम करना चाहिए था वो काम अब तक कर नहीं पाई है। अगर हम देखेंगे, हम जिस अभी अंधेरी क्षेत्र में बैठे हैं, एक मेट्रो शुरू करने के लिए उन्हें 8-8 साल लग रहे हैं, कई योजनाएं अभी तक प्रलंबित हैं। तो कहीं ना कहीं तो जो महंगाई और जो अन्य मुद्दे हैं, उसके अलावा जो राज्य में जो सरकार का जो एक रुख है सकारात्मक काम करने को लेकर, भले ही उन्होंने कागज पर कई योजनाएं बनाई, कुछ योजनाएं शुरू है, मगर उसे प्रत्यक्ष रूप में उसका प्रत्यक्ष लाभ मुंबई करों को मिलने में और देरी है। तो कहीं ना कहीं तो ये भी एक नाराजगी मुंबई करों में और महाराष्ट्र के लोगों में है। चाहे वो सिंचन घोटाला हो, चाहे किसानों की आत्महत्या का मामला हो, हर मोर्चे पर सरकार असफल हो गई है और होती दिख रही है। आपने एक उदाहरण दिया, मेट्रो के लिए 8-8 साल लगते हैं, यानी क्या चाहती है सरकार? चाहती क्या है? क्या विकास की बात तो करती है, सुविधा देने की बात तो करती है, पेपर्स पर आते हैं, जमीनी स्तर पर काम भी शुरू होता है, लेकिन लेट लतीफी का आलम ये, बांद्रा वर्ली सी लिंक रोड का भी हमने देखा, चेंबूर लिंक रोड के मामले में भी आप खुद उसके गवाह रहे हैं, आपने कई बार पत्र व्यवहार किया है और काफ़ी उसके लिए जद्दोजहद की है। मेट्रो के पूरे कार्यप्रणाली से आप वाकिफ हैं। ये इसके पीछे सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार चाहती ही नहीं, या मूर्ख समझती है जनता को? ये तो सरकार तो कागजी शेर की तरह काम कर रही है, क्योंकि एक मेट्रो जैसी छोटी सी योजना शुरू करने के लिए उन्हें अनिल अंबानी के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। मेट्रो का काम पूरा हो चुका है, 2 मई को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने सर्टिफिकेट भी जारी किया है, मगर किराया कितना हो? एक अनिल अंबानी जैसा उद्योगपति जो पूरी सरकार को नचाने का काम कर रहा है, और यहाँ बड़े बड़े मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे राष्ट्रवादी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, एक अनिल अंबानी से आप निपट नहीं पा रहे हो, तो क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी से आप निपट पाओगे? तो कहीं ना कहीं तो इनकी जो एक नेगेटिव रोल है, इनकी जो एक लाचारी है, वो स्पष्ट तौर से दिख रही है, और इसका खामियाजा उन्हें मुंबई की 36 सीटों पर निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। जिन उद्योगपतियों के खिलाफ सरकार को होना चाहिए था, अगर उनके नेगेटिव अप्रोच के कारण, ऐसे ही उद्योगपतियों के उनके आसरे पर, उनके साये में अपने आप को महसूस करती है अगर सरकार, और उनसे कुछ काम नहीं निकलवा पाती है। आदित्य जी, आने वाले दिनों में क्या जनता इन्हें माफ करेगी? देखिए, जितनी भी जन सुविधा से जुड़ी चीज़ें हैं वो सरकार ने अपने पाले से उद्योगपतियों के पाले में डाल दी है। जैसे बिजली की व्यवस्था मान लीजिए, अब आज बिजली की व्यवस्था में सरकार ने जो है अंबानी को दे दिया या टाटा को दे दिया, जिसको भी दे दिया सरकार ने। अब जनता अगर परेशान है तो वो जाए कहाँ? उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है, चाहे वो बिजली बिल, बढ़ी हुई बिल का मामला हो, चाहे सप्लाई बराबर नहीं हो रही हो,
तो जनता के पास कोई रास्ता ही नहीं है, किससे बात करें। अगर आपको तकलीफ है तो आप कॉल सेंटर पे फ़ोन करिए, कॉल सेंटर पे वो आधा घंटा तो आपका फ़ोन उसी में बिजी रहेगा। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, फिर वो माफ़ी चाहते हैं, ये करते हैं, मतलब आपको कोई सलूशन मिलना मुश्किल काम है। ये अगर इसी तरह के काम चल रहे हो तो जनता उम्मीद लगा सकती है, जनता उम्मीद कर सकती है कि आपके काम कब होंगे, किस तरह के काम होंगे, कौन लोग आपकी सरकार चला रहे हैं, और फिर उसके बाद आप बैठकर माथापच्ची करते हैं कि हम हारे क्यों। हार के कारण आपकी समझ में आते हैं, शायद आपका अहंकार और कुर्सी की गर्मी ऐसी है कि आप जनता की समस्या को समझने को तैयार नहीं है, और फिर कहते हैं कि मोदी नाम की सुनामी आई। इससे पहले आपको समझ जाना चाहिए, वरना ये सुनामी और भी तबाही आपके लिए बन सकती है। सरकारों के लिए चेतावनी है, वो जो जनता को, वो जो समाजसेवियों को, वो जो पत्रकारों को, वो जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, उनके लिए अगर आपकी सोच अहंकार भरी है तो जनता सचमुच आपको कभी माफ नहीं करेगी। अनिल जी, ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो हम देखते हैं जनता को मूर्ख समझने वालों के लिए एक बड़ी बात है। महाराष्ट्र सरकार के जितने मंत्री थे, हमारे पास लगभग 14 लोगों के नाम हैं, 14 जो मंत्री थे, और उनके क्षेत्र से जब महायुति को वोट पड़ते हैं तो कहीं ज्यादा पड़ते हैं। मंत्री महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के क्षेत्र से वो अपने उम्मीदवारों को लीड नहीं करा सकते। ये क्या कारण हो सकते हैं? क्या जनता, स्थानीय जनता उन्हें भी नकार चुकी है? अगर आप देखेंगे तो कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस राष्ट्रवादी के मंत्री हैं, अधिकांश मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। जो मंत्री भी हरे, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, शिवाजी राव मोघे, तो ऐसे कितने मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और उसका जवाब ना राष्ट्रवादी दे पा रही है ना कांग्रेस दे पा रही है। भले ही मुख्यमंत्री स्वयं को मिस्टर क्लीन समझ रहे हैं, तो उनकी छवि भी इतनी क्लीन नहीं है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं वो भ्रष्टाचार से लबालब भरे हुए हैं। अगर हम देखेंगे कि जो मंत्री हरे हैं वो तो ठीक है, मगर जिन मंत्रियों के क्षेत्र में, जिस तरह से अभी कुर्ला में मिलिंद कांबले हो, चांदीली में नसीम खान हो, और जो राष्ट्रवादी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नवाब मलिक, हर जगह मोदी की जो लहर थी, इस लहर ने इनकी जो लोकप्रियता को दफन करने का काम किया है। जी, मुंबई के चार मंत्री अगर हम शुरुआत करते हैं शहर की तरफ से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन अहिर, वर्षा गायकवाड़, नसीम खान और सुरेश शेट्टी, इन चारों मंत्रियों के क्षेत्र से जनता ने महायुति के कैंडिडेट्स को कहीं ज्यादा मत देकर अपनी राय प्रकट की है। ऐसी स्थिति अगर आती है आदित्य जी कि मंत्री अपने ही विभाग में अगर पिछड़ जाते हैं, ये सिर्फ मुंबई की बात थी, इसके अलावा मधुकर चौहान है, शिवाजी राव मोघे हैं, नितिन राउत है, नारायण राणे हैं, आर पाटिल हैं, पतंग राव कदम है, वसंतपुर के विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जयंत पाटिल ग्रामीण विकास मंत्री, गणेश नाइक, अनिल देशमुख, इन सब मंत्रियों के क्षेत्र में पिछड़ती चली गई आघाड़ी के जितने प्रत्याशी थे। ये क्या कारण हो सकते हैं इसके? नहीं, पूरी तरह से सरकार ही फेल है, तो मंत्री तो अपने आप ही फेल हो जाएंगे। अभी तो हम विधायकों का जिक्र ही नहीं कर रहे, ये तो मंत्रियों की बात है। नहीं, सरकार ही फेल है। जब सरकार के लोग ही कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में कोई फाइल ही नहीं आगे बढ़ती है, जब कोई फाइल ही नहीं आगे बढ़ेगी तो प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये जो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो लोग पिछड़े हैं, इसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। क्योंकि चाहे किसान का मुद्दा ले लीजिए, बिजली का मुद्दा ले लीजिए, महंगाई का मुद्दा ले लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण है कि केंद्र सरकार ने एक फूड सिक्योरिटी बिल लाया कि गरीब लोगों को 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया में चावल, दाल, गेहूं मिलेगा। लेकिन सरकार ये दिमाग क्यों नहीं लगाई कि जब सिलेंडर का मामला था तो सिलेंडर को आपने कम कर दिया तो उसके बाद हिंदुस्तान में कागज की कार्रवाई इतनी होती है कि लोग सिलेंडर लेने जाएं कि वो बैंक जाएं, आधार कार्ड ये करवाएं कि वो करवाएं। इसी चक्कर में आदमी के पसीने छूट गए, और ये इसका नतीजा सरकार पे नजर आया। जो कांग्रेस जो बुरी तरह से हारी है, ये सबसे बड़ा कारण इनके लिए ये बना है। यानी इतनी पेचीदगियां पैदा कर दी जाती है, पेचीदगियां इस कदर बढ़ा दी जाती है
कि आम जनता आहत हो जाती है, आम जनता नाराज हो जाती है, आम जनता परेशान होकर फिर चुनती है वो जो आपको पसंद नहीं। और जब आपको पसंद नहीं तो आप लाख माथापच्ची कर ले, आप सुधरने को तैयार नहीं, तो आपके लिए जगह तय कर रखी है जनता ने। और जनता ने अगर जो तय कर लिया तो फिर आप माथापच्ची करते रह जाएं। आप लाख बैठकर अपने सरों को जोड़कर अपनी हार का मुआयना करें कि हम हारे क्यों। आपकी अगर समझ में नहीं आता तो सत्ता से बेदखल करने का काम जो जनता ने किया वो शायद सही किया हो। अगर राज्य के मंत्री, राज्य के विधायकों के, मुंबई में कहा जाता है कि तीन आदित्य जी भी हम जब अनौपचारिक बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि मुंबई शहर के मात्र 36 में 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और एनसीपी के प्रत्याशियों को बढ़त मिली। मुंबा देवी, भाईकला और मानखुर्द गोवंडी। नहीं तो मानखुर्द गोवंडी तो अबू आसिम आजमी वहां से विधायक है जी। एक तरह से देखा जाए तो 2 ही सीट पर कांग्रेस को जी, उनकी बढ़त अपनी हासिल सीट है। 2 खुद जी। नहीं तो एक सीट तो अबू आसिम आजमी की है। वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है, इसलिए अगर वहां पर उनका कैंडिडेट नहीं था तो वो सारे वोट, अधिकांश वोट जो वहां के थे वो एनसीपी के खाते में गए। अन्यथा इनकी खुद के कांग्रेस के सिर्फ 2। मुंबई में अगर देखा जाए तो जनता कितनी नाराज है इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको संजय निरुपम वाली सीट पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है सबसे बड़े वोटों से हार जो कांग्रेस को मिली है इस सीट पर मिली है, जो लगभग 4.5 लाख है। और इस अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक भांडू विधानसभा क्षेत्र है जहां से दीना बाबा पाटिल शायद उसी क्षेत्र में रहते भी हैं जो उम्मीदवार थे कांग्रेस और राष्ट्रवादी गठबंधन के। उस सीट पर, उस विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख से पीछे होते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख वोटों से पीछे होने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरीके से मुकाबले में नहीं हैं, यानी मुकाबले में ही नहीं थे। हाँ, इतना बड़ा अंतर पाटना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और आपके पास केवल 4 महीने हैं। जैसे मान लीजिए एक कांदीवली की सीट है जहां से ठाकुर रमेश सिंह विधायक हैं, वहां से 80,000 लगभग वोटों से कांग्रेस पिछड़ी हुई है। तो ये 80,000 वोट इतने जल्दी पाट लेना, उसको कम कर लेना अंतर, ये तो असंभव सा लग रहा है। ये और क्या कांग्रेस इस बीच कर लेगी, क्या चमत्कार दिखा देगी, अब वो तो भगवान भरोसे ही है। ये ऐसा क्या फॉर्मूला, अनिल जी आपकी नजर में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आप दे सके मिस्टर क्लीन को, जिनके उनके मिस्टर क्लीन पर एक छींटा आपने जरूर उड़ाया था उनके फ्लैट को लेकर, तो इस मिस्टर क्लीन को, जिससे आपका बड़ा इमोशनल अटैचमेंट जैसा लगता है, उनके क्रियाकलापों पर आपकी बराबर नजर होती है, इन मिस्टर क्लीन के लिए आपके पास कोई गुरु मंत्र है क्या? सबसे पहले मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप स्वयं को मिस्टर क्लीन होने का दावा जो करते हो छोड़ दें, तो उससे कुछ ना कुछ कांग्रेस की हालत सुधर जाएगी। और जिस तरह से वो पहले अपने संगठन के लोगों को विश्वास में ले, विधायकों को विश्वास में ले, और जनता के जो प्रैक्टिकल काम है, क्योंकि हर काम में अगर आपने कागज और कानून देखा तो निश्चित तौर पर आपको असफलता मिलेगी। जिस तरह से विलासराव देशमुख और अशोक चौहान ने कई बार प्रैक्टिकल निर्णय भी लिए हैं। अभी आप देखिए कि जरीमरी झोपड़पट्टी के पुनर्वास का मामला है, पिछले 4 वर्षों से वहाँ मतलब लोगों को बेघर करने की बात चल रही है। एक HDL नामक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार की जो योजनाएं हैं, निश्चित तौर पर योजनाएं और जो प्रैक्टिकल, वो दोनों में एक मेल नहीं खाने से सरकार फेल होती दिख रही है। तो हमारी तो सरकार से गुजारिश है, अगर आपको फिर चुनाव जीतना है, फिर सत्ता में आना है, तो सबसे पहला आप जितने भी आपके पास फाइलें हैं, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, उस पर एक ठोस निर्णय लीजिए। जो अच्छे काम हो उसे कीजिए, जो गलत काम है उस फाइल को रिटर्न लौटाइए। और सबसे अधिक जो आज महाराष्ट्र में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी के नाम पर पूरे देश में जानी जाती है, उन लोगों पर कार्रवाई करे, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जो आम जनता के कामों में रोड़ा बनते हैं। आपने महाराष्ट्र रिकॉर्ड एक्ट भी लाया, आपने जो लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का एक्ट भी लाया, मगर आज तक किसी अधिकारियों पर आपने कार्रवाई नहीं की। तो जनता चाहती है कि आप हमें मूर्ख मत बनाइए, आप प्रैक्टिकल काम कीजिए। और आप जिस तरह से आप मिस्टर क्लीन हैं, उस तरह से आप जो अनक्लीन लोग हैं, जो महाराष्ट्र के महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन से लेकर मंत्रालय में बैठे हैं, उनको भी सफाया करने का काम करे और उल्लू बनाने के बजाय प्रैक्टिकल काम करे, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो इनकी इज्जत बचेगी। जो आज हालत है, अगर पूरे महाराष्ट्र में 40 सीट भी आने की संभावना महाराष्ट्र कांग्रेस और एनसीपी की नहीं है, अगर आपकी थोड़ी अपनी इज्जत बचानी है,
आपको 100 के आसपास आंकड़ा पहुंचाना है तो आज से काम में लगिए, लोगों के काम पर निर्णय दीजिए और संगठन और विधायकों के साथ आम जनता को भी विश्वास में लेने का काम सरकार को करना चाहिए। जी, योजनाएं बेशक बनाइए, योजनाओं के क्रियान्वयन का तरीका भी खुद ढूंढिए। आप जनता को विश्वास में लीजिए, जनता आपको चाहती है, जनता आपसे सुविधाएं चाहती है। आप जनता की सुविधाओं के लिए बनाई गई सरकार का मात्र अंग है। आप सरकार के नाम पर जनता को दबा कर नहीं रख सकते। आपने जनता को अगर दबा कर रखा है तो जनता जब विरोध करती है तो सामने नजर आता है सिर्फ विनाश, और आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक, वरना बेदखल होने के लिए तैयार रहिए। जनता के क्रियान्वयन की बात अगर आती है, जनता के शासन के क्रियान्वयन की बात आती है, योजनाओं के क्रियान्वयन की बात आती है, सरकार पिछड़ती क्यों है? सरकार योजनाएं तो बनाती है, प्राइवेट कंपनियों के साथ साठगांठ जब होती है तो इसमें कहीं ना कहीं करप्शन की बू आती है। आदित्य जी, ऐसी कई योजनाएं हैं जो कटघरे में खड़ी की जाती रही हैं, जिसकी तरफ से आम जन ने आवाज भी उठाई। क्यों नहीं सरकार जागती, या फिर एक मतांध रूप से वो तैयार बैठी है कि निर्णय कुछ भी हो, हम तो अपनी मर्जी का करेंगे? नहीं, अभी ये देख लीजिए, एयरपोर्ट के जो ठेकेदार हैं, मतलब SDIL के ऊपर भी कुछ लोग हैं जो जीवीके जैसे लोग, जी, जीवीके के हाथ इतने ऊंचे हैं, इतने लंबे हैं कि उस पे स्थानीय विधायक कई बार शिकायत कर चुके हैं मुख्यमंत्री के पास, लेकिन जनहित में उनकी भी आवाज़ सुनी नहीं जाती है। ऐसा कई बार वो आरोप लगा चुके हैं। कई बार मुख्यमंत्री को मिलने के बाद भी बात जीवीके की सुनी जाती है। मतलब उद्योगपतियों के आगे जो है सरकार ने अपने कान एकदम बंद कर लिए हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। चाहे विधायक आवाज़ उठाए, चाहे स्थानीय मंत्री आवाज़ उठाए, उनको जो है किसी न किसी तरीके से उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाना है। जनता, चाहे झोपड़े में रहने वाले लोग हों, चाहे उससे जो लोग प्रभावित लोग हैं, उनका जो भी नुकसान हो, उनका घर उजड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यानी जनता, अनिल जी, ये कैसे संकेत है अगर कहा यह जाए कि जनता के बजाय उद्योगपतियों के, कॉरपोरेट घरानों के और उन लोगों के जिनके हाथों में हमने विकास की योजनाएं पूरी तरह से, जिसकी चाबी हमने उन लोगों के हाथ सौंप रखी है, उनके आगे हम नतमस्तक हो गए हैं, हमने घुटने टेक दिए हैं। आने वाले दिन कैसे बेहतर हो सकते हैं अगर सरकार को वही लोग चला रहे हो तो? निश्चित तौर पर, क्योंकि आज जो महाराष्ट्र की सरकार है, इस सरकार में भले ही मुक्तिराज चौहान का जो एक शासन चल रहा है, मगर आज भी बिल्डर लॉबी हावी है। आज जो भी बिल्डर लॉबी को काम करने होते हैं वो दिल्ली से अहमद पटेल के जरिए करवाते हैं। आज जरीमरी की बात हो, चाहे किसी भी इलाके की बात हो, आज आपने देखा होगा। कुल मिलाकर अनिल जी, स्थिति यह है कि ये जागे नहीं। अगर ये जाग जाए तो ठीक, वरना विनाश है काले विपरीत बुद्धि। इनके साथ में वही होना है जो केंद्र में हुआ। हमने कुछ चंद मिनिस्टरों के नाम लिए, उन मिनिस्टरों के लिए भी एक खास कर उनके लिए ये चेतावनी है, एक खतरे की घंटी है। आने वाले दिन आपके तो कम से कम अच्छे नहीं है। जागिए, अपने विधायकों को जगाइए, एक स्वस्थ कंपटीशन कीजिए। एक तरफा अगर जीत होती है तो ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। आप लोग दोनों आए, अनिल जी आपका और आदित्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। ये हम चाहते हैं रचनात्मक विरोध हो, रचनात्मक समर्थन भी हो। देखते हैं आने वाले दिन सरकार में शामिल मंत्रियों और विधायकों के लिए कैसे होते हैं और विपक्ष इसमें क्या भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र के लिए कैसे दिन होते हैं, ये आने वाले वक्तों में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। मुद्दे की बात में आज इतना ही। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।